नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा आइडिया के इस मंच पे आपका। और विगत में हम लोग 18वीं शताब्दी के कुछ राज्यों का परिचय हम लोग जाने थे। इसी क्रम में हम लोगों ने कल जो समझा था अपनी लास्ट क्लास में, सिख और सिख धर्म गुरुओं की बात किया था। फिर 12 मिसलों की एकता की तरफ हम लोग बढ़े थे कि 12 मिसल यानी जो कि समानता के सिद्धांत पे आधारित थे मिसल, और उनमें भी सबसे आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने शुक्र चकिया मिसल को पाया था। शुक्र चकिया मिसल कि महासिंह और उन्हीं का बेटा राजा रणजीत सिंह, जिसने पंजाब की सीमाओं को बहुत हद तक बड़ा किया, बाद में अपने अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण पंजाब ब्रिटिश नीतियों का शिकार हो गया। हम लोगों ने समझा था प्रथम आंग्ल और सिख युद्ध को, फिर द्वितीय आंग्ल और सिख युद्ध को, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 6-7 लड़ाइयों, छोटी छोटी लड़ाइयों का भी अध्ययन किया था कि कौन सी लड़ाई कब हुई और किस लड़ाई में कौन विजेता हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ। आज का जो इतिहास है वो मराठा राज्य का है। यूं तो 18वीं शताब्दी में जब मुगल सत्ता चरमरा रही थी, उस समय मराठों ने बहुत हद तक अपना जो भारतीय इतिहास में रोल अदा किया वो आकस्मिक अग्निकांड जैसा है। लेकिन अगर ध्यान से समझें तो मराठों की उत्पत्ति हमें औरंगजेब के समय से ही दिखाई पड़ेगी। यूं तो मराठों का इतिहास तब शुरू होता है जब जहांगीर की आर्मी में पहली बार मराठा एज ए सैनिक भर्ती लेता है, या कह सकते हैं कि एक सिपाही के रूप में उसकी भर्ती की जाती है। एक आर्मी ऑफिसर के रूप में मराठों का मुगलों के कार्यकाल यानी कि जहांगीर के कार्यकाल में उनका आगमन शुरू होता है। औरंगजेब के समय, कह सकते हैं कि औरंगजेब के समय में जब मुगल साम्राज्य का गौरव अपने चरमोत्कर्ष पे था, शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उत्थान उस समय उसे गहरा आघात पहुंचाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। औरंगजेब को अपने शासन काल में, या कह लीजिए कि शासन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन में मराठों के साथ भीषण संघर्ष में भी गुजारना पड़ा था। ठीक, कभी कभी सवाल यह भी बनता है कि स्पेन की नासूर ने नेपोलियन बोनापार्टा को बर्बाद कर दिया, उसी तरीके से दक्कन या दक्षिण की नीति ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। मराठे चूंकि दक्षिण में जितने भी हम इतिहास को पढ़ते हैं उन इतिहास में थोड़ा सा ये अलग है। मराठों की उत्पत्ति उसी जगह से है दक्षिण में जहां से हम राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति पाते हैं। जब त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि दंती दुर्ग नामक एक व्यक्ति ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और उसी के ध्वंसावशेष पे हमें बाद के काल में यानी मध्यकाल के अंतिम दौर में हमें मराठों की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है। ठीक है, मराठों के विरुद्ध कई मुगल बादशाहों ने संघर्ष किया। अंततः हम पाते हैं कि मुगल मराठों से संघर्ष करते करते खुद पतन की ओर अग्रसर हो गए, और एक बड़ी शक्ति के रूप में मराठों का उदय हुआ। मराठों के इतिहास को अच्छी तरह समझने के लिए हमें मराठों को लगभग 2 वर्गों में बांटना पड़ेगा। यानी मराठा इतिहास को समझने के लिए दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है, जो पहला भाग है यानी कि इसके अंतर्गत हम पाते हैं कि इसमें शिवाजी, संभाजी, राजा राम और ताराबाई का कार्यकाल प्रथम चरण में शिवाजी, संभाजी, चूंकि शिवाजी से ही मराठा जो आधिपत्य की शुरुआत होती है, ठीक, तो शिवाजी, संभाजी, राजा राम और ताराबाई,
राजा राम व ताराबाई का इतिहास। ठीक है। फिर जब हम दूसरा चरण की बात करते हैं कि दूसरे चरण में हमें किन्हें समझना होगा, ठीक, और ऐसा बंटवारा क्यों है ये भी हम समझेंगे। फिलहाल पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि बंटवारा क्यों है। ठीक, दूसरे चरण में यानी कि उत्तरवर्ती मुगल काल का था, इसमें इस चरण में हम कहते हैं कि वास्तविक जो मराठाओं का संचालक था वो छत्रपति नहीं रहा, बल्कि छत्रपति ने संगोला संधि के बाद अपनी महत्ता खो दी और एक आम चलन में एक बात उभर कर सामने आई कि छत्रपति बालक है, पेशवा संचालक है। यानी कि छत्रपति की भूमिका महज एक बच्चे की तरह रही और संचालक यानी कि समस्त मराठा नेतृत्व एक पेशवाओं के हाथ में आ गया। वहां से मराठों का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, यानी कि उनके डेवलपमेंट का कार्यकाल। तो दूसरे चरण में हम शिवाजी, संभाजी, राजा राम, ताराबाई के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल में जो उत्तरवर्ती मराठे हुए उनका हम अध्ययन इसमें करेंगे। इसमें वास्तविक सत्ता पेशवा के हाथ में रहेगी और मराठा सरदारों का इतिहास का अध्ययन किया जाएगा। ध्यान देने वाली चीज है कि जो दूसरा कार्यकाल है इसमें वास्तविक सत्ता या वास्तविक पेशवा वास्तविक शासक बन गया और मराठा साम्राज्य पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा सरदारों का संघ बन गया। धीरे धीरे मराठा नरेश या छत्रपति पूरी तरह पृष्ठभूमि में चले गए और वे अब केवल नाम मात्र के ही नरेश रह गए। इसके लिए इन लोगों ने एक संधि किया था जिसे कहते हैं संगोला की संधि। अभी धीरे धीरे इतिहास उभर रहा है इनका, तो हम समझेंगे कि आखिर इनका इतिहास है क्या। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठों के उत्थान पर अनेक विद्वानों ने अलग अलग विचार प्रकट किए, क्योंकि किसी भी साम्राज्य का उत्थान किसी एक कारण से नहीं होता है। उसी में एक विद्वान है ग्रांड डफ। ग्रांड डफ ने 17वीं शताब्दी में मराठों की उत्पत्ति को आकस्मिक अग्निकांड की संज्ञा दी थी, यानी कि अचानक लगने वाली आग जैसी बात कही थी, यानी आकस्मिक अग्निकांड मराठों की उत्पत्ति। ग्रांड डफ ने प्रदान किया। ठीक है, आकस्मिक अग्निकांड कहा कि मराठों की उत्पत्ति क्या है, आकस्मिक अग्निकांड जैसी है। फिर परंतु इतिहासकारों ने मराठों को इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति और उनके परिणाम स्वरूप हिंदू जागरण, भक्ति आंदोलन, साथ ही मराठा संतों का धार्मिक आंदोलन, जिनसे मराठों के गौरव को जगाने के साथ ही घृणित जो जाति प्रथा थी उस पर प्रहार किया। इसका मिला जुला जो स्वरूप उभर कर सामने आया वही मराठों के रूप में दिखाई पड़ता है या मराठा संघ के रूप में जिसे देखा जा सकता है। दूसरी चीज, मराठों की उत्पत्ति के संबंध में देखिए एक किताब लिखी गई एमजी रानाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे का आप लोग नाम जानते होंगे। महादेव गोविंद रानाडे को हम एज ए समाज सुधारक ही मात्र जानते हैं, लेकिन महादेव गोविंद रानाडे ने
एक किताब लिखा था और उस किताब का नाम था राइज ऑफ द मराठा पावर। ठीक है, राइज ऑफ द मराठा पावर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मराठा इतिहास की भूरी भूरी जानकारी मिलती है कि आखिर इन मराठों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनमें मराठा धर्म की बात आई, साथ ही कैसे हिंदू पुनर्उद्धार पदशाही की स्थापना या हिंदू पदशाही की स्थापना का जो कॉन्सेप्ट शिवाजी से चला उसके पीछे की क्या सोच थी, ये सारी चीजें वहीं से क्लियर होती हैं। ठीक, तो हमें मराठा इतिहास को जानने या समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि मराठा इतिहास को जो बताने वाला जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कौन है। तो हम कहते हैं एमजी रानाडे की लिखी हुई पुस्तक, एमजी रानाडे, ठीक है, इनकी लिखी हुई एक पुस्तक है क्या, तो हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ द मराठा पावर, यानी कि मराठाओं का उदय या राइज ऑफ द मराठा पावर, राइज ऑफ द मराठा पावर। ठीक, ये इनकी लिखी हुई किताब है। चूंकि ये भारतीय इतिहास में एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, पुनः सार्वजनिक सभा से इनका संबंध दिखाई पड़ता है एमजी रानाडे का। लेकिन उसके अलावा अपने मूल में रानाडे साहब एक बेहतरीन इतिहासकार भी थे या इतिहास से भी ये जुड़े हुए थे, और इन्होंने मराठी कलम का जो इतिहास था, जो शून्य में पड़ा हुआ था, उसे उठाने का प्रयास किया और उसी को उठाकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे वर्तमान समय में राइज ऑफ द मराठा पावर के नाम से जाना जाता है। और कई एग्जामों में यह पूछा भी जा चुका है, आगे भी आने की संभावना है कि किसने मराठा इतिहास को लिखा। ठीक है, इस पुस्तक में एमजी रानाडे ने मराठों की उत्पत्ति के पीछे एक बड़ा मत दिया। उनका मत था कि मराठों की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। मराठों की उत्पत्ति में कई कारण जिम्मेवार हैं, जिनमें जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं या भौगोलिक स्थिति को उन्होंने दर्शाया कि मराठों की उत्पत्ति में जो भौगोलिक जो दशा थी महाराष्ट्र की, वो बहुत हद तक क्या किया, उसने अग्नि में घी का कार्य किया, या कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा होना, तो वो चीज था कि मराठों को तो उत्पन्न होना ही था। उनमें भौगोलिक परिस्थितियों ने उन्हें क्या किया, लड़ने के लिए उन्हें अभ्यस्त बना दिया। जैसे मराठा शुरुआत में कैसा लड़ाई लड़ रहा है हम जानते हैं, छापा मार युद्ध पद्धति, यानी कि छापा मार युद्ध पद्धति के, यानी कि उसकी शुरुआत दक्षिण में तो मलिक अंबर से होती है, लेकिन अभी इतिहास जब समझना शुरू करेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे मलिक अंबर का प्रयोग किया हुआ छापामार युद्ध पद्धति को मराठों ने कब ऑब्जर्व कर लिया और उसी को अपना एक मुख्य हथियार बनाकर दक्षिण की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर गए। इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम अन्य जो इतिहासकार हैं उनका भी नाम ले सकते हैं, जैसे सरदेसाई साहब, यानी कि जदुनाथ सरकार या जीएस सरदेसाई या एमजी रानाडे, ये जितने भी इतिहासकार हैं, इनकी धारणा है कि मराठा उत्थान औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का कहीं ना कहीं परिणाम था। ठीक, तो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम, मराठा उत्थान परिणाम था, हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था। ठीक, अब इसमें जदुनाथ सरकार है, जीएस सरदेसाई है और एमजी रानाडे भी हैं। यानी कौन कौन, जदुनाथ सरकार भी इस बात का समर्थन करते हैं, एमजी रानाडे भी करते हैं, एमजी रानाडे भी करते हैं और जीएस सरदेसाई, सरदेसाई भी इसका सपोर्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति मराठों के उत्थान में एक बड़ा कारण थी। शिवाजी ने हिंदू पदशाही अंगीकार की, गाय और ब्राह्मण की रक्षा का शिवाजी ने व्रत लिया और हिंदुत्व धर्मोधारक, क्या
हिंदुत्व धर्मोधारक की पदवी भी धारण की। कई बार पूछा जाता है कि वह कौन सा भारतीय शासक है जिसकी उपाधि हिंदुत्व धर्मोधारक की रही है या हिंदुत्व धर्मोधारक की उपाधि रही है, किंतु सतीश चंद्रा ने इसका सफलतापूर्वक खंडन भी किया। चूंकि भारतीय इतिहास में जब मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ते हैं तो सतीश चंद्र को पढ़ते हैं, वहां पे उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है हिंदुत्व धर्मोधारक की उपाधि को लेकर। लेकिन ध्यान रखना है कि हिंदुत्व धर्मोधारक गाय और ब्राह्मण की सेवा का शपथ लेने वाला एकमात्र भारतीय शासक था। वो कौन था? छत्रपति शिवाजी। ठीक है, अब हम जरा ये समझते हैं कि आखिर छत्रपति शिवाजी जिन्होंने इतने बड़े मराठा साम्राज्य को स्थापित किया, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तुम जानते हैं भक्ति आंदोलन के संत हुए, जैसे ज्ञानेश्वर, जैसे एकनाथ, जैसे तुकाराम, रामदास, इनकी शिक्षाओं ने मराठों के उदय में सहयोग दिया। ये संत जाति प्रथा के मूलतः क्या थे? विरोधी दिखाई देते हैं और स्थानीय मराठी भाषा में उपदेश देते हुए ये नजर आते हैं। ठीक, तो एक तो ये चीज हुआ कि इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और अपने जो भी ज्ञान थे उसको देने के लिए उन्होंने जो माध्यम चुना वो स्थानीय भाषा को चुना। जब अपने ज्ञान का माध्यम उन्होंने स्थानीय भाषा को चुना और अपने द्वारा चुने गए मुद्दे यानी जैसे जाति प्रथा का विरोध को उठाया, तो ये एक क्रांतिकारी प्रभाव लाया। उस समय की देश काल परिस्थिति में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों बड़े ही प्रभावकारी उपाय थे और इनके मार्फत महाराष्ट्र का जो जन समुदाय था आपस में तेजी से जुड़ा। ये संत जाति प्रथा के विरोधी थे और स्थानीय मराठी भाषा में उपदेश देते थे। शिवाजी के एक गुरु हैं जिनका नाम है समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास की लिखी हुई एक पुस्तक है जिसे आप पढ़ते होंगे, दसबोध या दासबोध। दसबोध में कर्म दर्शन का उपदेश दिया गया है। किसका? कर्म दर्शन। जैसे हम गीता भी पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? कर्म दर्शन का ही उपदेश वहां भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। यानी कर्मा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भु मां ते संघर्षु कर्मणि, इस तरीके की बात की गई है। उसी तरीके से समर्थ गुरु रामदास के द्वारा भी कहीं ना कहीं दसबोध में कर्म सिद्धांत पर या कर्म सिद्धांत के ऊपर उपदेश दिया गया। और शिवाजी के पुत्र संभाजी को, जो शिवाजी के पुत्र रहे संभाजी, उनको मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित भी किया था। ठीक, संभाजी को क्या कि तुम महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करो और महाराष्ट्र के लोगों को संगठित भी करो। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी को ऐसा कहा गया, किसके द्वारा? समर्थ गुरु रामदास के द्वारा। फिर हम और चीजें पाते हैं कि महाराष्ट्र धर्म में अगर हम और डिटेल में जाएं तो हम पाएंगे कि महाराष्ट्र धर्म से उनका अभिप्राय एक ऐसे उदांत धर्म से था जो जातिगत भेदभाव से मुक्त था, जिसने स्त्रियों की दशा में सुधार किया, शूद्रों की स्थिति में सुधार किया और कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति पर ज्यादा बल दिया, या कर्मकांड की उपेक्षा की गई और भक्ति भावना पे अधिक बल दिया गया। ठीक है। साथ ही हम पाते हैं कि हिंदू धर्म में एक और चीज है, बहुदेववाद। तो बहुदेववाद के अतिचार को भी कहीं ना कहीं इस समय के भक्ति संतों ने नियंत्रित करने का प्रयास किया। ठीक है। दूसरी चीज, समर्थ गुरु रामदास ने इस सद्विचार को अपनी पुस्तक आनंदवन भुवन में लिखा है। ठीक, तो पहली चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, जरा हम चलते हैं यहां पे। शिवाजी के गुरु हैं, शिवाजी हिंदू धर्मोद्धारक, ये इनकी उपाधि है। साथ ही इनकी उपाधि हम जानते हैं छत्रपति भी है। इनके गुरु का नाम, इनके जो गुरु हैं उनका नाम समर्थ गुरु
रामदास है, ठीक है। और रामदास के द्वारा लिखी हुई दो पुस्तक है। एक जो पुस्तक है उसका नाम है दसबोध। दसबोध में कर्म सिद्धांत की चर्चा है, कर्म सिद्धांत की चर्चा की गई है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा एक अन्य पुस्तक लिखी गई है आनंदवन भुवन। कौन सी? आनंदवन भुवन, ठीक है। दूसरी चीज, इतनी सारी चीजें, जैसे बहुदेवाद के अतिचार पे रोक लगाया गया, देखा गया कि स्त्री शिक्षा की बात की गई, स्त्रियों के हिमायती दिखाई देते हैं, यानी कि स्त्रियों की दशा में सुधार की बात करते हैं मराठे, साथ ही जाति प्रथा पे प्रहार करते हैं। साथ ही हमने यह भी देखा कि इन्होंने या उस समय के जो गुरु थे, चाहे वो ज्ञानेश्वर हो, एकनाथ हो, तुकाराम हो या रामदास हो, सभी ने अपनी शिक्षा के लिए मराठी भाषा का चुनाव किया। जब इतने सारे सुधार एक साथ हुए तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि उस समय के महाराष्ट्र में एक एकता और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होने के लिए एक प्रेरित परिस्थिति का निर्माण हो गया, ठीक। और उसी प्रेरित परिस्थिति से निकलकर एक व्यक्ति भारतीय परिपटल पर उपस्थित हुआ, जिसे हम छत्रपति शिवाजी कहते हैं। छत्रपति शिवाजी की जब बात की जाए तो हमें, जब इतिहास हम शुरू करते हैं तो हम व्यक्ति की उत्पत्ति को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कोई इतना बड़ा वॉरियर इंडियन हिस्ट्री में हुआ तो उस वॉरियर के पीछे का इतिहास, यानी कि उसका कुल वंश, उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन कहां से है, हमें यह समझना जरूरी हो जाता है। जब हम शिवाजी के इतिहास को हम समझना शुरू करते हैं तो हम पाते हैं कि शिवाजी के जो आदि पूर्वज थे वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। क्या थे? मेवाड़ के सिसोदिया वंश के। उल्लेख यह भी मिलता है कि जिस समय लगभग 1303 में चित्तौड़ पर, यानी कि जब मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, उस समय सज्जन सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसे सुजान सिंह कहकर भी संबोधित किया गया। तो सज्जन सिंह उस जब 1303 में अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ, उस समय वो मेवाड़ को छोड़ के महाराष्ट्र चले आए। कौन? सज्जन सिंह या सुजान सिंह, ठीक। सज्जन सिंह की 5वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति होता है, उसका नाम है उग्रसेन। क्या नाम है? उग्रसेन। ये सुजान सिंह या सज्जन सिंह की पीढ़ी का व्यक्ति है। सज्जन सिंह किस पीढ़ी का? 5वीं पीढ़ी का। इसका ओरिजिन कहां से? मेवाड़, सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश, ठीक है। राणा और महाराणाओं का वंश सिसोदिया, ठीक। अब यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं उग्रसेन के 2 पुत्र हैं। एक का नाम है कर्ण सिंह और दूसरे का नाम है शुभकर्ण, ठीक है। इनके 2 पुत्र थे, पहला कर्ण सिंह और दूसरे शुभकर्ण, शुभकर्ण, ठीक। अब आप देख रहे हैं मेवाड़ के राजा, यानी कि मेवाड़ से संबंधित कौन? सुजान सिंह या सज्जन सिंह। उन्हीं की 5वीं पीढ़ी का उग्रसेन, उग्रसेन के 2 पुत्र कर्ण सिंह और शुभकर्ण। अब शुभकर्ण का एक पौत्र है, उसका नाम है बालाजी भोसले। इन्हीं का एक पौत्र था, पौत्र जिसका नाम था बालाजी भोसले, बालाजी भोसले, ठीक है, बालाजी भोसले। अब उसके 2 पुत्र हुए, किसके? बालाजी भोसले के। एक पुत्र का नाम था मलोजी और बिट्ठोजी, यानी एक पुत्र है मलोजी और दूसरा पुत्र है बिट्ठोजी, ठीक है, बिट्ठोजी, ठीक। अब इसके आगे जाते हैं तो पाते हैं इन दोनों भाइयों ने जीवन यापन के लिए, मलोजी और बिट्ठोजी ने बेरूल या इलौरा में कृषि कार्य करना आरंभ किया। शुरुआत में दोनों भाई क्या काम कर रहे हैं? तो दोनों भाई कृषि कार्य करते हैं। आरंभ में कृषि कार्य करना शुरू किया। कृषि कार्य करना शुरू किया, ठीक है।
अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम इनके इतिहास को देखते हैं। कृषि से जीवन यापन नहीं हो पाया या न हो पाने के कारण दोनों भाइयों ने यह फैसला लिया कि लखूजी यादव एक व्यक्ति हैं जिनको सिंहखेड़ का जागीरदार कहा गया। कौन? लखूजी यादव। लखूजी यादव ये कौन है? सिंह खोड़ के जागीरदार। दोनों भाई कृषि क्रिया छोड़कर और लखोजी यादव जो सिंह खोड़ के जागीरदार थे इनकी सेवा में आ गए। ठीक है, जब इनकी सेवा में आए तो इन्हें इन दोनों भाइयों को मल्लो जी और बिठो जी को लखूजी यादव का बॉडीगार्ड बना दिया गया, यानी अंगरक्षक। ठीक है, यहां से इन दोनों ने अंगरक्षक का कार्य किया। 15 मार्च 1590 ईस्वी को मल्लो जी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम शाहजी रखा गया। ठीक है, इनको एक बेटा होता है। क्या है? कब? तो हम कहते हैं 15 मार्च 1590 एक पुत्र होता है मल्लो जी को और इसी का नाम है क्या? अभी बताया था, उसी पुत्र का नाम है शिवाजी का जो पिताजी है। ठीक है, और उसी का नाम हमने कहा कि रखा गया शाहजी। क्या रखा गया? शाहजी। शाहजी। ठीक है, अब शाहजी का ही पुत्र जो है वो है शिवाजी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब मल्लो जी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? शाहजी। और मल्लो जी ने लखूजी यादव की नौकरी छोड़ दी और अहमदनगर के सुल्तान के यहां मल्लो जी ने नौकरी करना शुरू किया। इन्हें बेरुल तथा उसके आसपास की पेटलाई मिल गई। मल्लो जी ने कुछ घोड़े और सैनिक रख दिए। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर ने इनको सेना में भर्ती भी किया। यानी कि मल्लो जी को हम पाते हैं कि कुछ घोड़े और सैनिक भी अपने साथ रखते थे, जिसके कारण हम पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है वजीर, अहमदनगर का वजीर है जिसका नाम है मलिक अंबर। मलिक अंबर ने इनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया तथा इन्हें पूना और सुपा की जागीर दे दी। किसको? शाहजी को। ठीक है, जिसकी आय सिंधखेड़ की जागीर से अधिक थी। लखूजी यादव जहां थे। ठीक है, लखूजी यादव की पुत्री थी जिसका नाम था जीजाबाई। जीजाबाई से ही शाहजी का विवाह तय किया गया। 1620 ईस्वी में लखूजी जो यादव हैं, लखूजी यादव की मलिक अंबर से थोड़ी वैमनस्यता हो गई और शाहजी ने यहीं से 1620 से ही अहमदनगर का परित्याग कर दिया। यानी मलिक अंबर से जब अनबन हुआ तो परित्याग किया और उसी के बाद वो मराठों की सेवा में चले गए। ठीक, तो 1620 में शाहजी ने मलिक अंबर से अनबन होने के कारण, मलिक अंबर से अनबन होने के कारण अहमदनगर का साथ छोड़ दिया तथा मुगल बादशाह जहांगीर की सेवा में चले गए। ठीक है, अब ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मराठे किसके शासनकाल में या किस मुगल बादशाह के शासनकाल में पहली बार
एज ए सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे या एज ए सैनिक सेवा देना शुरू किए थे। ठीक, कब? तो 1620 में। और पहला मराठा कौन? शाहजी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक मराठों की चीजों को आपके सम्मुख उद्दीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, शिवाजी से पूर्व उनके पिता जो शाहजी थे वो भी कहीं ना कहीं अपनी वीर भावनाओं से ओतप्रोत थे। राष्ट्रीयता की भावना तो उतनी नहीं थी जैसा कि शिवाजी में दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें उनमें जो स्वतंत्र प्रकृति की होती हैं वो उनमें विद्यमान दिखाई पड़ती हैं। इस चीज की गवाही एक युद्ध है, भतवाड़ी का युद्ध या मरवाड़ी का युद्ध, आपने पढ़ा होगा। यह युद्ध लगभग 1624 ईस्वी में लड़ा गया था, भतवाड़ी या मालवाड़ी का युद्ध। यह जो युद्ध है कहीं ना कहीं इस बारे में गवाही देता है। यह युद्ध मुगलों और अहमदनगर के बीच हुआ था। ठीक है, मुगल और अहमदनगर के बीच। मुगलों की तरफ से इसमें परवेज महावत या परवेज महावत खां और बीजापुर की सेना ने भाग लिया था। यानी कि मुगलों की तरफ से जो सरदार आए उसमें परवेज है, महावत खां है और बीजापुर की सेना उनसे भाग लिया। जबकि अहमदनगर से जो लड़ाई थी, यानी कि यहां हम पा रहे हैं कि बीजापुर की सेना ने भी भाग लिया था। तो बीजापुर की सेना मतलब पूरा बीजापुर का क्षेत्र आ गया। ठीक, नहीं समझ में आएगा, इसको हटाते हैं, जरा समझाते हैं आपको। ठीक है, मालवाड़ी का युद्ध, ठीक है, कब हुआ भाई? तो कहते हैं 1624 में। कब हुआ? 1624 ईस्वी में। ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं यह युद्ध मुगल और अहमदनगर के मध्य था। किसके किसके बीच? मुगल व अहमदनगर के बीच था। अब हम पा रहे हैं कि जो मुगल है इसके साथ दो बड़े सरदार हैं, परवेज और महावत खां। कौन कौन? परवेज व महावत खां। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, परवेज और महावत खां। अब बीजापुर की सेना ने भी इनका साथ दिया, यानी कि बीजापुर की आर्मी भी मुगलों के साथ थी। और एक तरफ है अहमदनगर, तो अहमदनगर के साथ कौन है? तो यहां देखेंगे कि अहमदनगर की तरफ से मलिक अंबर और शाहजी। कौन कौन थे? मलिक अंबर व शाहजी। शाहजी मतलब शिवाजी के पिताजी, ये भी इसमें थे। यानी ये जो भतवाड़ी या मलवाड़ी का जो युद्ध हुआ ये मुगल और अहमदनगर के मध्य था, लेकिन मुगलों की सहायता जो क्षेत्रीय राज्य बीजापुर था वो भी दे रहा था। साथ ही परवेज और महावत खां जैसे बड़े योद्धा भी मुगलों के साथ थे। ठीक, इस युद्ध में लखू जी जादव मुगलों की तरफ थे, जबकि शाहजी अहमदनगर की तरफ से लड़ रहे थे। तो यहां पर लिख लेंगे कि लखू जी जादव मुगलों की तरफ थे। अब लखू जी जादव कौन? तो जीजाबाई, यानी शाहजी के ससुर हो गए लखू जी जादव। शिवाजी के जो पिताजी हैं शाहजी और जीजाबाई, यानी कि शिवाजी के नाना हो गए लखू जी जादव। ध्यान रखिएगा। तो लखू जी जादव का क्या होता है कि लखू जी जादव ने मुगलों की तरफ से थे, जबकि शाहजी जो लड़ रहे हैं वो किसकी तरफ से? अहमदनगर की तरफ से लड़ रहे थे। शाहजी की कीर्ति यहां इस युद्ध में काफी बढ़ी। इस युद्ध में शाहजी की कीर्ति इतनी बढ़ गई कि मलिक अंबर शाहजी की कीर्ति से ही ईर्ष्या करने लगा। उसे लगा
कि इस युद्ध में इसने जो प्रदर्शन किया वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है। दूसरी चीज, शाहजी की कृति को बढ़ता हुआ देख मलिक अंबर उनसे ईर्ष्या करने लगा और शाहजी सन 1625 ईस्वी में अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए। यानी यही घटना हुई कि इसी युद्ध के बाद यानी कि 1625 ईस्वी में अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए। 1600 अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए। ठीक है। चूंकि युद्ध में ऐसा प्रदर्शन किया था कि उन्हें इस तरीके का अपमान सहना पड़ा, मलिक अंबर से ईर्ष्या करने लगा। तो ईर्ष्या में तो बहुत कुछ कर जाते हैं लोग, इसीलिए शाहजी ने समय के तकाजे को भांपा। अब चूंकि अहमदनगर का जब साथ दे रहे थे मलिक अंबर के साथ शाहजी, तो ये मलिक अंबर छापामार युद्ध पद्धति का साउथ में सबसे बड़ा प्रेरक माना गया है। इसको छापामार युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रेरक कहा गया है। इसके छापामार युद्ध पद्धति को शाहजी ने भी सीखा, समझा, और उसी छापामार युद्ध पद्धति को शाहजी से शिवाजी सीखेंगे और शिवाजी अपने युग के सबसे बड़े छापामार योद्धा के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है। इसी छापामार युद्ध पद्धति को बाद में शिवाजी के उत्तराधिकारियों के द्वारा क्या किया गया, उसका प्रयोग कम किया गया। उसके बाद हम पाएंगे कि जब पेशवा का कार्यकाल शुरू होगा तो पेशवा छापामार युद्ध पद्धति का एक बड़ा अन्वेषक बन के उभरेगा, खासकर बाजीराव बल्लाड़ या बाजीराव प्रथम। ठीक, उनकी बात करेंगे। अब यहां से ये चीज खत्म होता है। ठीक, लेकिन हम जानते हैं कि पहली बार यहां से 1625 में शाहजी ने अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर में क्या किया, नौकरी कर ली। यानी कि बीजापुर की सेना में जुड़े तो क्या हो गए, सीधा मुगलों से जुड़ गए। यानी कि सीधा तो मुगलों से सर्विस नहीं दिया, लेकिन बीजापुर के मार्फत बीजापुर की सेवा की और बीजापुर मुगलों की सेवा में था। अतः यहां से मराठों का जो संबंध हो गया मुगलों से जुड़ गया। यानी कान हम सीधा नहीं पकड़े बल्कि घुमा के पकड़े। यानी जो बीजापुर किसके नियंत्रण में, मुगलों के, और मुगल के नियंत्रण में बीजापुर था तो बीजापुर के नियंत्रण में मराठे, तो सीधा उनसे नियंत्रित हो गए। ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक चीजें हमें और नहीं दिखाई पड़ती हैं। हम पाते हैं कि 1630 ईस्वी में शाहजहां के समय में शाहजी भोसले मुगलों की सेवा में चले गए। वे 2 वर्ष तक वहां रहे और उन्होंने शाहजहां से 500 का मनसब भी क्या किया गया, 5000 का मनसब प्रदान किया गया। यानी हम पाते हैं कि जब मुगलों की सेवा में गए, कब, 1630 में, कहे 1630 में शाहजी ने मुगलों की सेवा 2 वर्षों तक की तथा यह कार्य शाहजहां के काल में दिखाई पड़ता है। और शाहजहां ने क्या दिया, 5000 का मनसब प्रदान किया। शाहजहां ने शाहजी को 5000 का मनसब प्रदान किया। ठीक है। कितने का मनसब, तो 5000 का मनसब। इसका ध्यान रखिएगा
कि किसने प्रदान किया है, कई बार पूछता है किस मुगल बादशाह के द्वारा, तो शाहजहां के द्वारा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1632 ईस्वी में यानी 30 से 32 तक उन्होंने सेवा दी। 32 में पुनः अहमदनगर के सुल्तान मुर्तुजा प्रथम की हत्या हो गई और शाहजी भोसले ने मुर्तुजा प्रथम का पुत्र जो मुर्तुजा द्वितीय को सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। तो हम पाते हैं कि जब अहमदनगर का जो पारस्परिक झगड़ा हुआ मुर्तुजा प्रथम के मरने के बाद, तो शाहजी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुर्तुजा द्वितीय यानी कि मुर्तुजा प्रथम के पुत्र को उन्होंने क्या किया, उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी कि सुल्तान घोषित कर दिया, जो केवल 10 वर्ष का बालक था और समस्त शासन की बागडोर उन्होंने स्वयं अपने हाथों में ले ली। यानी कि हम पा रहे हैं एक तरीके से अगर देखा जाए तो अहमदनगर के जो पॉलिटिक्स है उसमें इनडायरेक्ट रूप से शाहजी का हस्तक्षेप हो गया। क्यों? क्योंकि मुर्तुजा जो द्वितीय है वह 10 वर्षीय बालक था और उसके पीछे संचालक या कार्यकर्ता की भूमिका शाहजी की स्वयं थी, ठीक है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि शाहजी ने बीजापुर की सुल्तान की भी सेवा की, अहमदनगर के सुल्तान की भी सेवा की, उन्होंने मुगलों की भी सेवा की। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि शाहजी एक तरीके से एक बड़े क्षेत्र के मालिक होते निकल गए या मालिक होते चले गए। 1663 ईस्वी का समय आते आते शाहजी ने बेदनूर क्षेत्र का विजय कर लिया था। किसका? बेदनूर क्षेत्र। ये काफी बड़ा क्षेत्र था और यहां से वापस लौटते समय एक जगह है वसवपट्टनम। कौन सा? वसवपट्टनम नामक स्थान पर एक हिरण का आखेट करने लगे और उसी समय घोड़े से हिरण का आखेट करते समय वो क्या होते हैं, घोड़े से गिर जाते हैं और गिरने के बाद हम पाते हैं कि लगभग 1664 में उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी हमने देखा कि एक लंबे सफर को शाहजी ने तय किया। अब यहां से असली धर्मोद्धारक की बात, जिसने हिंदू पदशाही का एक नया परचम लहराया और भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, यानी कि जिसे भारतीय इतिहास में छत्रपति कहकर संबोधित किया गया और जिसका कार्यकाल लगभग हम यह मानते हैं कि जो उत्पन्न हुआ 1627 से 1680 तक भारतीय धरा को अपने नित्य अच्छे कार्यों से परिपूर्ण करता रहा। उनकी शासनाकाल को जब हम पढ़ेंगे तो उसे भी हम 2 से 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहले शिवाजी को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि शिवाजी का जो आरंभिक संघर्ष है वो किस तरीके का है, फिर राजा बनने के बाद शिवाजी का संघर्ष किस तरीके का हो जाता है, ठीक। क्योंकि इन्होंने बाकायदे छत्रपति की उपाधि ली, राजा की उपाधि से इन्हें मान्यता भी मिला औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद का जो शासनकाल है वो किस तरीके का है, साथ ही शिवाजी के आरंभिक संघर्षों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे और राज्याभिषेक के बाद के उनके जो संघर्ष हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। प्रथमतः अगर शिवाजी की चर्चा की जाए तो इसे हटाते हैं, सीधा हम उस पर चले आते हैं, ठीक है। शिवाजी देखिए यहां लिखा गया है, शिवाजी जो मराठा धर्म के या महाराष्ट्र में जो नवीन हिंदुत्व राष्ट्रवाद जो उत्पन्न हुआ उसको आरंभ करने वाले पहले व्यक्ति थे शिवाजी। इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग में हुआ। कहां हुआ? शिवनेर दुर्ग में। यहां लिखा गया है शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ। माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले, ठीक। जैसा कि हम जानते हैं कि शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ था और एक देवी है शिवनेरी देवी, उन्हीं के नाम पे शिवाजी का नाम शिवाजी रखा गया, यानी शिवनेरी देवी के नाम पे शिवाजी का नाम रखा गया। यहां नोट कर लेते हैं। शिवनेरी देवी के नाम पर शिवाजी का नाम रखा गया।
ठीक है। अब हमने कहा कि इनकी माता जीजाबाई और पिता शाहजी। शिवाजी का जो वंश है उसे हम कहते हैं भोसले वंश। भोसले वंश, इनका जो संबंध है वो किस वंश से है? भोसले वंश। और भोसले वंश को मैंने जोड़ा कैसे, वो सिसोदिया से जुड़ा हुआ है, हमने उसकी भी बात की कि 1303 में कैसे हम पा रहे हैं कि क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो रहा है और चित्तौड़गढ़ की तरफ यानी कि मेवाड़ की तरफ, और वहां से एक व्यक्ति पलायन कर रहा है, और पलायन करने के बाद वह व्यक्ति सज्जन सिंह, सुजान सिंह से सज्जन सिंह में बदलना, सज्जन सिंह की पांचवी पीढ़ी, यानी कि जब पांचवी पीढ़ी की बात किया तो उग्रसेन की बात किया, फिर मैंने बात किया कर्ण सिंह और शुभकर्ण की, फिर शुभकर्ण के जो दो पुत्र हैं उनकी मैंने बात की, जिसमें मलोजी और बिठोजी की बात किया। मलोजी का जो पुत्र है शाहजी, उसकी बात किया। अब शाहजी का पुत्र जो है शिवाजी, हम उसकी अब बात करने जा रहे हैं। यानी कि एक वंशावलीय इतिहास कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक। दूसरी चीज, यहां पर जब शिवाजी को हम परिचित कराना शुरू किए हैं तो हमने कहा कि माता जीजाबाई, पिता शाहजी भोसले, साथ ही इनका वंश जो रहा उसे भोसले वंश कहते हैं। और उनके पितामह जिसे कहते हैं मल्लोजी, मल्लोजी का परिचय यह था कि वह अहमदनगर और निजाम शाही राज्य पर एक प्रतिष्ठित पद पे क्या थे, दावेदार थे, या उस पे बैठते थे या उस पे आसीन थे। कौन? मल्लोजी। साथ ही शिवाजी की जो माता है यानी जीजाबाई, निजाम शाही सरदार और देवगिरी के यादवों के वंशज लखू जीजादव की पुत्री थी। ठीक है, जिसे हमने अभी आपको पूर्व में बताया था। शिवाजी के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम था संभाजी, जो शाहजी के साथ बंगलोर की जागीर में रहते थे। 1654 ईस्वी में संभाजी ने पलीगर में अप्पा खां से युद्ध किया था। किससे? अप्पा खां से। और इस युद्ध में संभाजी की मृत्यु भी हो गई थी। अफजल खां ने संदेश मिलने के बावजूद भी जानबूझकर वहां पे सेना ले जानी जरूरी नहीं समझी थी। ठीक है। शाहजी ने कहा था कि अफजल खां मनुष्य नहीं है, विषैला सर्प है। उन्हीं का कहा हुआ है। किनका? शाहजी का, कि अफजल खां मनुष्य नहीं है, विषैला सर्प है। शाहजी ने एक दूसरी शादी की थी जो उस महिला का नाम था तुकोबाई मोहिते, यानी पहली बीवी जो थी शिवाजी की माता, जिन्हें जीजाबाई कहा गया, और शाहजी की दूसरी जो पत्नी थी यानी शिवाजी की जो सौतेली मां थी उनका नाम था तुकोबाई मोहिते, और वो कर्नाटक में ही रहती थी। ठीक है। इनसे भी एक पुत्र था जिसको कहते हैं बेंकुजी। क्या नाम था? एकुजी या बेंकुजी के नाम से इतिहास जानता है। ठीक। दादा कुंडदेव का जब भी मराठा इतिहास पढ़ते हैं तो एक नाम आता है दादा कुंडदेव। दादा कुंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे और पुना सुपा जागीर की देखरेख भी किया करते थे। साथ ही शाहजी भोसले के ये मित्र भी थे, यानी दादा कुंडदेव का एक बड़ा परिचय था। ठीक। शिवाजी के संरक्षक के रूप में, शाहजी भोसले के एक मित्र के रूप में, साथ ही पुना सुपा की जागीर के देखरेख या निरीक्षणकर्ता के रूप में भी दादा कुंडदेव को इतिहास जानता है। ठीक है। शिवाजी के ऊपर एक विचित्र बात थी, देखने के लिए मिलती है कि शिवाजी के ऊपर समर्थ गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी शिवाजी का कोई भी कार्य होगा तो यहां लिख लेंगे इनके गुरु का नाम, समर्थ गुरु रामदास। फिर इनके संरक्षक, शिवाजी के संरक्षक दादा कुंडदेव। ठीक है। एक एक फैक्ट हमारे लिए मराठा का इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, हमने कहा कि दादा कुंडदेव शिवाजी के संरक्षक है, पुना सुपा जागीर के जागीरदार भी हैं। साथ ही हमने आपको यह भी बताया कि ये शाहजी भोसले के मित्र यानी शिवाजी के पिता के मित्र भी हैं। अब शिवाजी के ऊपर मैंने कहा कि समर्थ गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव दिखाई दिया। 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह एक स्त्री से हुआ जिसका नाम था साईबाई। ठीक है। कब हुआ? 1640 में। शिवाजी का विवाह
साईबाई, साईबाई से हुआ। ठीक है, साईबाई से इनका विवाह होता है। कब? 1640 में। ठीक, 1640-42 ईस्वी तक शिवाजी कर्नाटक में अपने पिता के साथ रहते थे। फिर 1645 में शिवाजी ने एक पहाड़ी है, रायरी पहाड़ी, रायरी पहाड़ी पर स्थित एक राय रायेश्वर महादेव का मंदिर था। उसी मंदिर में दादाजी पंथ के साक्षी में देश का या देश की स्वतंत्रता या कहिए हिंदवी स्वराज की स्थापना और अपने धर्म की रक्षा के लिए तन मन अर्पण करने का एक उन्होंने निश्चय कर लिया था। ठीक है, कि उसी समय, और ये कसम कहां खाई गई? तो राय रायेश्वर महादेव मंदिर में। ठीक, फिर हम यहां से पाते हैं कि शिवाजी हिंदू पदशाही राज्य की स्थापना के लिए हमेशा जागरूक रहे। दूसरी चीज, 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम जिस किले को जीता उसका नाम था सिंहगढ़। 1643 में सर्वप्रथम जिस किले को जीता उसका नाम था सिंहगढ़। ठीक, सिंहगढ़। दूसरी चीज, 1646 ईस्वी में इन्होंने तोरण और मरुम्बगढ़ यानी कि राजगढ़ के किलों पर भी अधिकार कर लिया। कब? 1646 में। 1646 आते आते रायगढ़, रायगढ़ ही नहीं बल्कि रायगढ़ के साथ एक अन्य किला था 1646 में जो इनके हाथ लगा, और वह था तोरण। रायगढ़ तथा तोरण का किला जीता। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो तोरण का किला है इसे भारतीय इतिहास में अन्य नामों से भी जाना गया है क्या? नहीं, इसे नहीं जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राजगढ़ को। ये जो रायगढ़ है या राजगढ़ जो मैंने लिखा है इसको मुरुम्बगढ़ भी कहते हैं। इसी का नाम है मुरुम्बगढ़, मुरुम्बगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। 1647 में शिवाजी ने फिर एक विजय की। 47 में इन्होंने एक अन्य विजय की। ठीक है, अब 1647 में इनकी जो एक अन्य विजय थी उसे कहते हैं कि इन्होंने चाकन की विजय कर डाली। किसकी? चाकन। और ये 1646 है, यहां पे बोल रहा हूं 46 लिख रहा हूं 43, इसको सही कर लीजिएगा। 1643, 1646 और 1647 लगातार किले जीत रहे हैं। 1647 में इन्होंने चाकन की विजय की। फिर 1648 में दबीर पंथ की सलाह पर इन्होंने कोंढाना का किला छोड़ दिया, उसको विजय करने की बात नहीं की। ठीक है, कोंढाना किला को उन्होंने छोड़ दिया जिससे शाह जी को मुक्त कराया जा सके। 1654 ईस्वी में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता। किसका? 1654 में पुरंदर का किला, पुरंदर का किला जीता। देखिए नाम सही है पुरंदर, यानी कि बहुत ही भव्य किला था ये पुरंदर। पुरंदर वैसे इतिहास में इंद्र के लिए शब्द आया है, पुरंदर, पुरों को ध्वस्त करने वाला, और यहाँ पे पुरंदर किला ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पुरंदर किला की जीत उन्होंने 1654 में कर डाली। ठीक है, यहाँ का किलेदार नालोजी नीलकंठ था। इन्होंने अपनी अधीनता में नालोजी नीलकंठ को किलेदार बना दिया। पहले यह बीजापुर के अधीन था लेकिन अब यह शिवाजी के अधीन हो गया। कौन? 1654 में पुरंदर का जो किला था। ठीक है, 1656 ईस्वी में इन्होंने जावली की विजय की। 1656 में जावली विजय, जावली की विजय। ठीक है, यानी हम पा रहे हैं कि शिवाजी ने
अभी छत्रपति की उपाधि नहीं ली थी, उसके पूर्व ही जो उन्होंने शपथ लिया था, उसी के बाद एक उन्होंने किले जीतने की शुरुआत कर दी। 1640 में उनका जो विवाह हुआ साईबाई के साथ, उसके बाद 1643 में उन्होंने सर्वप्रथम जिस किले को जीता उसको सिंहगढ़ किला कहते हैं। फिर 1646 में रायगढ़ और तोरण का किला, रायगढ़ को मुरुमगढ़ भी कहा गया है, जीता। फिर उसके बाद 1647 में चाकन को जीता। फिर उसके बाद 1654 में पुरंदर का किला जीता। 1656 में आते आते जावली का किला जीता। यानी एक के बाद एक किला जीतने का अभियान शिवाजी के द्वारा जारी रखा गया। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें और पाते हैं। जावली एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था, जो शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर राज्य से मिला हुआ था। शिवाजी के एक विश्वास पात्र ने कृष्णाराव मौर्य की हत्या कर दी और जावली पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने जुन्नार किले की विजय की। कब? 1656 में ही क्या किया? जुन्नार जुन्नार किले की विजय, जुन्नार किले की विजय, जुन्नार किले की विजय की। ठीक है, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और दिखाई पड़ती हैं शिवाजी के संबंध में। उसके साथ ही 1657 में शिवाजी का पहली बार मुगलों से मुकाबला हुआ। कब? 1657। शिवाजी का मुकाबला प्रथम बार मुगलों से हुआ, मुगलों से हुआ। ठीक है, प्रथम बार मुकाबला मुगलों से होता है। ठीक है, कब? 1657 में। और इस समय शासक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब इस समय शासक था जब शिवाजी ने मुगलों से मुकाबला किया था। ठीक है, तो पहली बार मुकाबला हुआ। ठीक, होता क्या है, जब अहमदनगर तथा जुन्नार पर इन्होंने आक्रमण किया, इस संघर्ष में शिवाजी को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यह संघर्ष जो मुगल थे इसमें थोड़े भारी थे। तो कहते हैं कि शिवाजी को इस संघर्ष से पीछे हटना पड़ा। 1657 ईस्वी में, यानी कि 1657 ईस्वी में कोंकण क्षेत्र को पुनः शिवाजी ने जीत लिया। कब? 1657 में कोंकण क्षेत्र को जीता, कोंकण क्षेत्र को जीता। ठीक, 1657 में। फिर उसके बाद यहां का जो मुख्य किले थे कोंकण क्षेत्र में, वो किलों का एक जत्था था, जैसे कल्याण, भिवाड़ी, माहुली, इन सब पर शिवाजी ने, कोंकण में जो थे कल्याण, माहुली, इन पर एक के बाद एक इन्होंने लगातार क्या किया? कल्याण पर भी, माहुली पर भी और भिवंडी पर भी क्या किया? अधिकार कर लिया। जो भी दक्कन के क्षेत्र में या कोंकण क्षेत्र में क्या थे? जो किले थे, तो यहां पे अधिकार कर लिया। कोंकण क्षेत्र में ही जंजीरा में सिद्धियों का राज्य था। ठीक, ये पहली बार सिद्धियों से संघर्ष या सिद्धियों से इनका संबंध बनेगा, और यही सिद्धि बाद में शिवाजी के नौ सैनिक का आधार बनेंगे या नौसेना का आधार बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो कोंकण क्षेत्र में जो जंजीरा जो क्षेत्र है, तो जंजीरा में सिद्धियों का राज्य था, और कई वर्षों तक संघर्ष के बाद शिवाजी कोंकण प्रदेश पर तो अपना अधिकार रख सके, परंतु जंजीरा के सिद्धियों को अपने आधिपत्य में लेने में क्या रहे? असफल रहे। बाद में जंजीरा के सिद्धि इनसे जुड़ेंगे। ठीक है, कैसे? नौसेना में, वो आगे बात की जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे एक संघर्ष आपको दिखाई देगा। चूंकि शिवाजी का यह प्रथम कार्यकाल है, तो हमने शिवाजी का यहां सिर्फ और सिर्फ परिचय दिया। मैंने बताया इनका जन्म 10 अप्रैल 1627 को हुआ। इनके गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास है। इनके संरक्षक दादा कोंडदेव है। इनकी माता जीजाबाई है। इनके पिताजी शाहजी भोसले हैं। फिर हमने बताया कि किस वंश से है, तो भोसले वंश। इसका संबंध किससे? सिसोदिया वंश से। फिर मैंने कहा कि शिवनेरी देवी की कृपा से शिवाजी का नाम शिवाजी रखा गया। फिर हमने इनके विजय अभियान की चर्चा की। सर्वप्रथम इनके विवाह की बात किया कि 1640 में शिवाजी का विवाह साईबाई से हुआ। फिर मैंने कहा कि यहां से इनका
युद्ध अभियान शुरू होता है। 1643 में सर्वप्रथम जिस किले को इन्होंने जीता उसका नाम था सिंहगढ़। उसके बाद 1646 में रायगढ़ या मुरुम्बगढ़ की विजय, तोरण की विजय होती है। फिर उसके बाद 1647 में चाकन की विजय करते हैं। 1654 में पुरंदर का किला जीत लेते हैं। 1656 में जावली की विजय और जुन्नार किले का विजय करते हुए दिखाई देते हैं। उसी तरीके से फिर 1657 ईस्वी में शिवाजी का पहली बार मुकाबला मुगलों से हुआ। उस समय मुगल बादशाह जो था वो औरंगजेब था। ठीक, फिर इसके बाद अब जो संघर्षों को पढ़ेंगे, जो बड़े संघर्ष हैं वो किस प्रकार के हैं। जैसे हम पढ़ते आए हैं शिवाजी का अफजल खां से संघर्ष, जैसे शाइस्ता खां से संघर्ष। तो शिवाजी का अफजल खां से क्या संघर्ष था उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसे हटाते हैं और अफजल खां से जो शिवाजी का संघर्ष हुआ है 1659 में, सीधा उसकी बात बताते हैं। होता क्या है कि औरंगजेब के उत्तर चले जाने के कारण औरंगजेब बहुत दिनों तक दक्षिण में रहकर ही दक्षिण भारत की विजय करना चाहता था। चूंकि इतिहास कहते हैं कि अपने आप को दोहराता है या दोहराते हुए प्रतीत होता है, उस तरीके के बिंदु औरंगजेब की स्थिति हम उसी तरीके की पाते हैं जैसे मोहम्मद बिन तुगलक को पाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जब उत्तर से दक्षिण में जाता था तो उत्तर में विद्रोह हो जाता था, और दक्षिण से जब उत्तर की तरफ जाता था तो दक्षिण में विद्रोह हो जाता था। यानी कि जिस क्षेत्र को छोड़ता था उस क्षेत्र में अपने आप विद्रोह पुनः शुरू हो जाता था। अफजल खां से संघर्ष देखिए, औरंगजेब के उत्तर में चले जाने के बाद बीजापुर को, जो बीजापुर राज्य था उसको मुगलों का भय नहीं रहा। अतएव या अतः कह सकते हैं शिवाजी के विरुद्ध कार्रवाई करने की ठानी गई। यानी कि बीजापुर ने सोचा कि जब तक औरंगजेब उत्तर की तरफ गया है तब तक मैं अपने एक शत्रु शिवाजी को ठिकाने लगा दूं या उसे सही कर दूं। ठीक है, 1659 ईस्वी में बीजापुर राज ने अपने एक प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजता है। कहता है या तो शिवाजी को कैद करके लाओ या उसे मार दो। ठीक, बीजापुर राज ने एक अपने काबिल सरदार को भेजा जिसका नाम था अफजल खां। ठीक है, उसने अपने एक दूत जिसका नाम था कृष्णाजी भास्कर, कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा तथा मिलने की इच्छा जाहिर की। किसने? अफजल खां ने कृष्णाजी भास्कर को भेजा और बोला कि मैं शिवाजी से मिलना चाहता हूं, यह संदेश कहवाकर भिजवाया। वार्ता के लिए स्थान प्रतापगढ़ का जंगल चुना गया। ये जो वार्ता शिवाजी और शाइस्ता खां के अफजल खां के मध्य जो होगी वो कहां होगी? तो कहा गया कि यह वार्ता एक जंगल में होगी और वह जंगल होगा प्रतापगढ़ का जंगल। ठीक, शिवाजी ने अफजल खां पर विश्वास नहीं किया और धूर्तता का जवाब धूर्तता से देने का निश्चय भी कर लिया। उन्होंने अपने एक बेहद विश्वास पात्र सरदार मोरू पिंगले को चुना। मोरू पिंगले और एक अन्य है नेताजी पालकर। इनके नेतृत्व में पहले ही मराठा सेना को जंगल में छिपे रहने की आज्ञा दे दी गई। ठीक है, तथा शिवाजी ने अपना एक दूत गोपीनाथ को दूत बनाकर अफजल खां के पास भेज दिया। शिवाजी ने अपने अंगरक्षक के रूप में एक व्यक्ति थे जीव महल, उनको चुना और एक अन्य व्यक्ति थे शंभूजी कावजी, उनका नाम था। यानी जीव महल और शंभूजी कावजी जो दो व्यक्ति थे, इन लोगों को अंगरक्षक के रूप में शिवाजी ने लेकर अफजल खां से प्रतापगढ़ के जंगल में मिलने जाने का निश्चय किया। अफजल खां सशस्त्र आया और उसके साथ दो अंगरक्षक आए, जिसमें अफजल खां के साथ एक प्रख्यात उस समय का तलवारबाज था जिसका नाम था सैयद बंदा, वो भी अफजल खां के साथ आया था। कहते हैं कि दक्षिण भारत में उस समय तलवारबाजी में सैयद बंदा से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं था। अफजल खां ने गले मिलने के बहाने शिवाजी का हत्या करने का प्रयास करता है। शिवाजी के कवच ने जो पहले से ही लगा रखे थे, चूंकि कई इतिहास कहते हैं कि कृष्णाजी भास्कर ने
जब अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास अपना दूत बनाकर भेजा था, तो शिवाजी को अफजल खां की मंशा से कृष्णाजी भास्कर ने पहले ही अवगत करा दिया था कि उसकी मंशा आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपकी हत्या करना चाहता है। अतः शिवाजी ने पहले से ही अपना एक शरीर कवच बनवाया और उसे धारण करके अफजल खां के सम्मुख उपस्थित होना मुनासिब समझा। यानी कि शिवाजी ने कवच के माध्यम से अपनी रक्षा की और उन्होंने बगनखा कटार का प्रयोग किया जो उनके हाथों में था, और बगनखा कटार से उसे मार डाला। अफजल खां के मरते ही जो तैयार खड़ी मराठा सेना थी, वो मुसलमान जो सैनिक थे उन पर टूट पड़ी और बड़ी ही निर्दयता से उसका संहार किया गया। यह था अफजल खां की स्टोरी। यानी अफजल खां कहां से? तो बीजापुर से। बीजापुर का एक मुख्य सरदार। अब ये आया क्यों था? उस समय 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब दक्षिण से उत्तर की तरफ जा चुका था। बीजापुर पर कोई हमले का अंदेशा नहीं था। इसी से ये उद्दित हुआ और सोचा कि हम क्या करें, अपने एक शत्रु शिवाजी को इस समय क्या करें, निपटा दें। ठीक, ये किया गया। ठीक, अब परिणाम थोड़ा उल्टा हुआ। उल्टा ये हुआ कि कृष्णाजी भास्कर को दूत बनाकर भेजा। किसने? अफजल खान ने। कृष्णाजी भास्कर को दूत बनाया। यही कृष्णाजी भास्कर ने अफजल खां की समस्त मंशा से शिवाजी को अवगत करा दिया। बाद में शिवाजी ने जिस व्यक्ति को अपना दूत बनाकर भेजा, किसके पास? अफजल खां के पास। उसका यानी कि शिवाजी के दूत का नाम, शिवाजी के दूत का नाम हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि शिवाजी, आखिर अफजल खां का दूत कृष्णाजी भास्कर थे, तो शिवाजी के दूत कौन थे? तो कहते हैं उनका नाम है गोपीनाथ। क्या नाम था? गोपीनाथ। गोपीनाथ को अपना दूत बनाया था। ठीक है, और मिलना कहा था? तो दोनों ने तय किया था प्रतापगढ़ के जंगल में। प्रतापगढ़ के जंगल में। हाँ, ध्यान रखिएगा कि शाइस्ता खान मिलने आ रहा है। उस समय दक्कन या दक्षिण भारत का सबसे बेहतरीन तलवारबाज भी उसके साथ आया था। नाम था सैयद बंदा। ध्यान रखिएगा, तलवारबाजी में उसका मुकाबला उसके युग में कोई करने वाला नहीं था। उसे एक बेहतरीन या बड़ा तलवारबाज के रूप में भारतीय इतिहास में उसे स्थान दिया गया है। ठीक, पर हम पाएंगे कि यहाँ पे शिवाजी ने अफजल खां की मंशा को, उसकी धूर्तता को, उसके धूर्तता से ही जवाब दिया और अपने कुछ कुशल सरदारों की सहायता से वो अफजल खां के ऊपर निर्दयता से उसका संहार करने में सफल रहे, उस पर टूट पड़े और जो उनकी आर्मी पहले से जो उनकी बनाई हुई योजना थी वो 100% सफल हुई। इसी तरीके से एक दूसरा संघर्ष भी होता है। ठीक, अफजल खां का जो संघर्ष था उसको हमने समझा। उसी तरीके से अब सेकंड संघर्ष है शाइस्ता खां से संघर्ष। शाइस्ता खां से क्या संघर्ष है? तो हम कहते हैं कि 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां, उसका मामा है किसका? औरंगजेब का। चूंकि औरंगजेब शिवाजी से बड़ा चिढ़ता था, उन्हें यदे कदे पहाड़ी चूहिया कहकर संबोधित किया है। ध्यान रखिएगा, शिवाजी को औरंगजेब ने पहाड़ी चूहिया कहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने पहाड़ी चूहिया कहा, पहाड़ी चूहिया कहकर संबोधित किया, संबोधित किया। ठीक है, अब अपने मामा यानी शाइस्ता खान को 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को किसी भी हाल में खत्म कर देने का आदेश दिया। 1660 में ही शाइस्ता खान यानी अपने मामा को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करता है और पहले ही ये आदेशित करता है कि किसी भी हाल में या तो शिवाजी को कैद कर लेना है या खत्म कर देना है। शाइस्ता खान ने बीजापुर राज्य से मिलकर मराठों के विरुद्ध कुछ छुटपुट सफलता भी अर्जित किया।
बीजापुर से मिला, बीजापुर से मराठे पहले से ही टच में थे, तो कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाहे, तो कुछ कुछ मराठों के बारे में जानकारी थी। तो हुआ क्या कि उसका फायदा उनको मिला और शाइस्ता खां को कुछ एक जगहों पर मराठों के विरुद्ध जो षड्यंत्र थे उसमें सफलता मिली। उसने शिवाजी से पूना, चाकन, कल्याण सहित बहुत हद तक जो बड़े किले थे, चाहे वो पूना का किला हो, कल्याण का हो, उसको जीतने में सफलता पाई। यानी पूना जीत लिया, चाकन जीत लिया, कल्याण जीत लिया, ये शिवाजी के बड़े किले थे। यहां पे सेंध लगी। यानी शाइस्ता खां से जब संघर्ष हुआ तो शाइस्ता खां से संघर्ष के बाद ही शिवाजी के हाथ से 3 किले चले गए, पूना, चाकन और कल्याण के। ठीक, किंतु शिवाजी युद्ध करते रहे, क्योंकि वो छापामार युद्ध करते थे। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां ने वर्षा ऋतु में पूना में बिताने की योजना बनाई कि वर्षा ऋतु को हम पूना में ही इस बार ऋतु प्रवास करके मना लेंगे। होता यह है कि 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी रात्रि के समय पूना में घुस गए और शाइस्ता खां के निवास पर आक्रमण भी कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खां का अंगूठा काट डाला गया और उसका पुत्र, जो शाइस्ता खां का पुत्र था फतेह खां, उसकी हत्या कर दी गई। ठीक, यह संघर्ष अचानक हुआ था क्योंकि 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी अचानक रात्रि में पूना नगर में प्रवेश किए और अचानक ही शाइस्ता खां के महल पे हमला किया, जिसमें अंगूठा भी काट लिया और उसका जो पुत्र था फतेह खां, उसको भी मार डाला। इस प्रकार अगर देखें कि शाइस्ता खां से 1663 का अगर संघर्ष की बात करें तो हम पाते हैं यह आक्रमण पूर्ण रूपेण सफल हुआ और इसमें शिवाजी का सम्मान और ओहदा काफी बढ़ गया। इस घटना से दक्कन में मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। चूंकि शाइस्ता खान है कौन, तो औरंगजेब का मामा था। इससे क्या हुआ, उनको थोड़ा आघात लगा। शाइस्ता खान को वापस बुला लिया गया तथा औरंगजेब का पुत्र, जिसका नाम था मुअज्जम, उसको दक्कन का वायसराय नियुक्त करके इस संघर्ष को समाप्त किया गया। ठीक, फिर इसके बाद हम बात करेंगे सूरत की लूट की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।